हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं टर्की और ग्रीस के स्टैंड ऑफ के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके GS2 का पार्ट बनेगा बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट बनता है और इंटरनेशनल रिलेशन से प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में हर जगह पे सवाल आता है। एंड अगर आप यूपीएससी के किसी भी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो या एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, सीडीएस, एनडीए, सभी एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है टर्की का। टर्की लगातार न्यूज़ में बना हुआ है एंड कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अभी आमिर खान जी जो थे वो फर्स्ट लेडी ऑफ टर्की जो हैं, एर्दोगान प्रेसिडेंट की वाइफ, उनसे भी मिले थे। तो वो भी एक इशू आया था, कॉन्फ्लिक्टिंग सा इशू था। तो इसीलिए टर्की और ग्रीस के बारे में हमें थोड़ा जानना ज़रूरी हो जाता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और आई होप उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया पर, या फिर आप अन अकेडमी के पेज पे जाके मुझसे सवाल पूछ सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल जो हैं वो छोड़ सकते हैं। एंड गाइस, ये इंट्रोडक्टरी स्लाइड है। यहाँ पे आप मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देख सकते हो। मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये मेरी क्वालिफिकेशंस का लिस्ट है। एंड इस पूरी प्रक्रिया में अगर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं ANI7। एंड इसके बाद आपका मैं पर्सनल गाइडेंस की तरह भी एक्ट करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके आप अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो। एंड जो भी लेक्चर आप देख रहे हो, आप उस टीचर से भी अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो। कोई भी और आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो द हिंदू ने भी इसको कवर किया है। इंटरनेशनल में फ्रांस रीइंफोर्सेस नेवल फोर्सेस इन द मेडिटेरियन सी के आसपास। अभी हम मैप देखेंगे। फ्रांस ने अपनी जो नेवी है उसको डिप्लॉय किया है, तो इसका मतलब कुछ बड़ी बात ही हुई होगी, तभी फ्रांस ने ऐसा कदम उठाया है। ये आ गया आपका नक्शा। तो आप मैप के अंदर देख सकते हो, ये आपका मेडिटेरेनियन एरिया है, ये पूरा का पूरा। ये मैं पॉइंटर से दिखा देता हूँ आपको। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सारा आपका है मेडिटेरेनियन सी। इसके ऊपर यहाँ पे ब्लैक सी आ जाता है और ये सी ऑफ मरमारा है और बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बॉस्फोरस स्ट्रेट की तरफ भी अगर आप देखते हो तो ये देखिए, इस्तांबुल टर्की का फाइनेंशियल कैपिटल, और एनाटोलिया जो टर्की का नॉर्मल कैपिटल, अंकारा, एनाटोलिया इसे प्लेट्यू को बोला जाता है। इस पूरे प्लेट्यू को एनाटोलिया प्लेट्यू बोलते हैं और अंकारा इसकी कैपिटल आ गई। ग्रीस की पोजीशन भी देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ग्रीस है, काफ़ी ज़्यादा पास है टर्की के, और यहाँ पे इसका एथेंस आ गया कैपिटल, और ये एजेंसी जहाँ पे इन दोनों के बीच में पड़ता है। तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट तो याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सी को जोड़ता है किससे? मेडिटेरेनियन सी से। मेडिटेरेनियन सी आप देख सकते हो अफ्रीका के साथ भी लग रहा है। इजिप्ट आ गया, लीबिया आ गया, टुनीजिया आ गया, अल्जीरिया आ गया, मोरक्को आ गया, और यूरोप के साथ ऊपर लगी रहा है। स्पेन आ गया आपका, आपके फ्रांस वगैरह आ गया, और इटली आ गया, एंड सो ऑन। अब इशू पे क्या आते हैं इशू क्या है? फ्रांस हैज डिप्लॉयड इट्स मिलिट्री इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन एरिया amid द टेंशन बिटवीन ग्रीस एंड टर्की। तो ये जो ईस्ट वाला एरिया है जहाँ पे ग्रीस और टर्की हैं, इनके बीच में जो टेंशन चल रही हैं, उनको लेकर के फ्रांस ने अपनी नेवी को, मिलिट्री को यहाँ पे डिप्लॉय किया है। और जो टेंशन है वो क्यों आई है? बिकॉज ऑफ द गैस रिजर्व्स। तो इस एरिया के अंदर आपको नए गैस रिजर्व्स मिले हैं। तो बेसिकली आपका ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कई सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ आ जाते हैं, फ्यूल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाते हैं। सस्ता पड़ेगा, खरीदना नहीं पड़ेगा, और अगर फालतू मिला तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो आप कह सकते हो ओवरऑल अगर हम देखे जाए तो एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट जाग गया है इस एरिया के अंदर। एंड इसी के बीच में ग्रीस और टर्की के बीच में जो लड़ाई है वो चल रही है, टेंशन जो है वो चल रही है। According to France, the military has been deployed to strengthen the autonomous assessment of the situation and to affirm France's commitment to the free movement to the security of the maritime navigation in the Mediterranean Sea with respect to international law। तो फ्रांस का कहना है कि हम इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करते हैं और हमारा एक कमिटमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रति, इंटरनेशनल लॉ के प्रति, कि यहाँ पे मेडिटेरियन सी के अंदर किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, और जो भी यहाँ पे किसी ने भी नेविगेशन करना है, फ्री मूवमेंट रहे, उसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ना अप्लाई की जाएँ, या कोई भी किसी भी तरह की जो आपकी जो मेरीन पायरेट्स होते हैं, या कोई और सिचुएशन है जो कि ख़राब सिचुएशन हो सकती है, वो चीज़ें ना आए। तो यहाँ पे आराम से लोग जो है अपनी कमिटमेंट के थ्रू फ्री मूवमेंट कर सकें, चाहे वो पैसेंजर्स की हो चाहे वो गुड्स की हो। तो फ्रांस उस चीज़ को इंश्योर करना चाहता है और रिस्पेक्ट चाहता है किसकी? इंटरनेशनल लॉ की। अब स्टैंड ऑफ का रीज़न जो है वो, जैसा मैंने आपको बताया, कि एक गैस पाइपलाइन है। यूरोपियन यूनियन एंड इट्स allies in the West Asia and North Africa has made plans to build a gas pipeline from the Mediterranean to the Europe's mainland to transport gas. However, they have kept Turkey out of it, which has infuriated Turkey। तो ये जो गैस का जो इशू है वो क्या है कि आपको बेसिकली एक पाइपलाइन बना रहे हो
जिसके अंदर नॉर्थ अफ्रीका को जोड़ा जा रहा है और यूरोप के जो हार्टलैंड है, मेनलैंड है, उसको जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसमें टर्की को एक्सक्लूड कर दिया गया है। टर्की को एक्सक्लूड कर दिया गया है, इसीलिए टर्की जो है वो नाराज़ है और इसीलिए टर्की ये सारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट कर रहा है। इस गैस ट्रांसपोर्ट से होगा क्या कि जो यूरोपियन यूनियन की डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि उसको गैस ऑल्टरनेट रूट से मिल जाएगी। Earlier in 2019, East Med gas was formed by Cyprus, Egypt, Greece, Israel, Italy, Jordan, Palestine and Turkey was again excluded. तो अगेन इससे पहले जब इस तरह से कोई गैस पाइपलाइन बनाने की बात की गई है तो उसमें टर्की को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जिसके कारण टर्की जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहता है। तो अब टर्की क्या कह रहा है? टर्की कह रहा है, टर्की चैलेंज करता है इस यूरोपियन पाइपलाइन प्रोजेक्ट को, और उन्होंने एक एग्रीमेंट भी किया है लीबिया के साथ टू फॉर्म एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ फ्रॉम द सदर्न शोर्स ऑफ लीबियाज नॉर्थ कोस्ट अक्रॉस द मेडिटेरेनियन, कि लीबिया के साथ जो EEZ है उसके थ्रू ही हम ट्रांसपोर्टेशन कर लेंगे। However, Greece claims that Turkish zone violates its maritime sovereignty and later announced EEZ with Egypt, which has clashed with the Turkey zone. अब ग्रीस कह रहा है कि भाई हमारा भी तो EEZ है, हमारा EEZ जो इजिप्ट के साथ लगता है उसी में टर्की का EEZ जो है वो क्लैश कर रहा है। तो बेसिकली दोनों कह रहे हैं कि हमारा EEZ है, और EEZ के अंदर हमें पता है कि 200 नॉटिकल माइल्स का एक सिस्टम रहता है, 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स। तो वो सब मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, उसके लिए आप मेरी सेपरेट वीडियोज़ देख सकते हो। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अगर कोई ऐसी जगह हो, जैसे सपोज करो इंडिया और श्रीलंका है, इतने पास पास हैं, तो यहाँ पे वो दोनों पूरा पूरा एरिया नहीं मांगेंगे EEZ का, वो डिवाइड कर लेंगे, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाएगा, तो यहाँ से कम हो जाएगा दोनों का EEZ। तो सेम सिचुएशन जो है ग्रीस और टर्की के बीच में लगनी चाहिए। Reacting to this deal, Turkey sent its survey ship near the island of Castellorizo, mentioned in the Greece-Egypt agreement. तो इसी के लिए फिर टर्की कहता है कि हम खुद ही सर्वे करा लेंगे। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ग्रीस एंड टर्की हैव बीन एट ऑड्स ओवर द पास्ट 4 डिकेड्स, यानी कि लगभग 40 सालों से जो कंट्रीज हैं उनके बीच में 3 बार जंगें भी हो चुकी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में टेंशन रहती हैं, और अब टर्की कह रहा है हम खुद ही इस एरिया की जो असेसमेंट है वो करवाएंगे। अब इशूज़ की बात करें तो एक तो ओवरलैपिंग क्लेम्स हो गए, दोनों कह रहे हैं कि भाई हमारा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन रिजर्व है, और वो कह रहे हैं कि हमारा हाइड्रोकार्बन रिजर्व है क्योंकि हमारा EEZ आता है, वो कह रहे हैं हमारा EEZ आता है। अब ग्रीस का जो क्लेम है वो स्ट्रॉन्गर लगता है, क्योंकि ग्रीस कहता है यहाँ पे ग्रीक आइलैंड्स हैं। तो आइलैंड के बाद हमने अंडमान वाली वीडियो में भी देखा था कि अंडमान निकोबार जो है सिर्फ 0.2% है एरिया के हिसाब से इंडिया का, लेकिन 30% EEZ मिलता है हमें, जितना भी हमारा वाटर है उसका। क्यों मिलता है? क्योंकि आइलैंड के आसपास का एरिया जो है वो कहीं से ओवरलैप तो हो नहीं रहा होता, तो इतना सारा आपको EEZ जो है इकट्ठे मिल जाता है। तो इसीलिए ग्रीक आइलैंड के कारण वो सारा एरिया EEZ में जाएगा। तो अब ये हाइड्रोकार्बन जो रिसोर्सेज हैं इसके कारण ये सारी लड़ाई हो रही है। Turkey says that despite having the longest coastline in the eastern Mediterranean, it is confined into a narrow strip of water due to the extension of Greece's continental shelf based on the presence of many Greek islands near the shore. तो टर्की कहता है कि हमारा जो एरिया है सबसे ज़्यादा लगता है मेडिटेरियन सी के साथ, लेकिन फिर भी हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि हमें एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर के साथ ही सीमित कर दिया गया है, जबकि ग्रीस को बहुत ज़्यादा आइलैंड्स के कारण ज़्यादा EEZ मिल रहा है। और जो आइलैंड है जिसकी अभी हमने बात की, कैस्टिलोरिजो, वो लगभग 2 किलोमीटर है, टर्की से दूर है, और 570 किलोमीटर ग्रीक से दूर है, एंड इज अ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ टर्किश फ्रस्ट्रेशन। तो अब हो क्या रहा है कि इतना ज़्यादा पास हो टर्की के है कि टर्की का सारा EEZ खा लिया उसने, और ग्रीस से दूर है तो ग्रीस का कुछ बिगड़ा नहीं उसमें, तो ग्रीस को फ़ायदा हो गया। तो इसको हम एक डायग्रामेटिक वे से समझ सकते हैं। तो सपोज करिए ये आ गया आपका टर्की, ये आ गया आपका ग्रीस। अब जो आइलैंड है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे होने के कारण इतना ये कलर चेंज कर देता हूँ मैं, इतना सारा सपोज करो उसने EEZ ले लिया, और टर्की का जो EEZ था ऊपर तो सारा का सारा लैंड है, जो नीचे बनना था वो इतना सारा कम हो गया। तो टर्की का EEZ कम हो गया क्योंकि यहाँ पे ग्रीस का एक आइलैंड आ गया, और इसी के कारण जो अब हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे या कोई पाइपलाइन जानी है उसमें टर्की का नुकसान हो रहा है। तो ये मेन बोन ऑफ कंटेंशन है टर्की का। अब मैनी कंट्रीज जो है इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, जिसके कारण जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। तो अगेन कॉम्प्लिकेशंस के कारण ज़्यादा अगर लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हो आप किसी चीज़ में, किसी डील में, कॉन्ट्रैक्ट में, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अब इसमें यूरोप की कंट्रीज़ आ गई, वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ आ गई, और ऊपर से अफ्रीका की कंट्रीज़ भी आ गई, जहाँ से पाइपलाइंस जो है स्टार्ट होनी है या कोई भी फ्यूल रिसोर्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होना है। फ्रांस, EU's मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्स, हैज़ थ्रोन इट्स वेट बिहाइंड ग्रीस एंड साइप्रस। और जो फ्रांस है, जो कि यूरोपियन यूनियन का सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री सप्लायर माना जाता है, इस वक्त पावरफुल मिलिट्री फोर्स मानी जाती है, वो ग्रीस और साइप्रस की तरफ है, वो एंटी टर्की है, तो टर्की के अगेंस्ट है। तो अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गई।
Cyprus is physically divided into southern part ruled by the internationally recognized government and northern part which is controlled by Turkey. और साइप्रस का इशू भी हमने डिटेल में पहले पढ़ा हुआ है, उसके लिए आप मेरी सेपरेट वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज अगर आप चाहेंगे तो मैं दोबारा बना दूंगा. सो साइप्रस के ऊपर क्या इशू है कि साइप्रस का जो इस तरह से अगर आप साइप्रस को एक अंडाकार आइलैंड के रूप में देखो तो इसका जो ये नदर्न पार्ट है और एक सदर्न पार्ट है. अब जो नदर्न पार्ट है टर्की कहता है कि ये हमारा एरिया है और यहाँ पे प्रैक्टिकली टर्की का ही कंट्रोल है. जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला जो है प्रैक्टिकली टर्की के कंट्रोल में नहीं है, तो इसीलिए एक सेपरेट कंट्री की तरह बिहेव करता है और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज भी किया जाता है. An alliance into emerging among the Greece, Cyprus, Italy and France, which is backed by Egypt, Israel and UAE. अच्छा, उसके बाद अब जो अलायंस की अगर हम बात करें तो फ्रांस के साथ साथ सारे के सारे यूरोपियन नेशंस आ गए. ग्रीस और साइप्रस का तो वो साथ दे ही रहा है, इटली भी आ गया, और अफ्रीका की तरफ से अगर देखें तो इजिप्ट, इजराइल, यूएई, वो सारे के सारे भी इन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं. तो करने का मतलब है कि टर्की अलग थलग पड़ गया. अभी हमने ओआईसी में भी देखा था कि टर्की और सऊदी अरेबिया का भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है. तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें, चाहे वो रिलीजन वाली डिप्लोमेसी हो जो इनका इस्लामिक कंट्रीज का चल रहा है, या फिर कोई और चीज़ हो, टर्की आज की डेट में आइसोलेटेड होता जा रहा है. और लेकिन आइसोलेशन के बाद भी सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मेन पावर्स अगर कोई है मेडिटेरेनियन एरिया के अंदर तो वो टर्की है. और यूरोप के अंदर भी अगर हम देखें या वर्ल्ड के हिसाब से भी देखें तो इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी 10th पे मानी जाती है. तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते ये कोई कमज़ोर देश है, कमज़ोर देश नहीं है, लेकिन एक आइसोलेशन की टैक्टिक इसके खिलाफ जो है वो चल रही है. आइसोलेशन में बेचारा पड़ा है. इफ EU wants to transport gas from coast of Israel to the Europe via Cyprus, Italy, an open conflict with Turkey cannot help. This is everybody's interest is to bring down the tensions and find a diplomatic and mutually acceptable solution to for the gas conflict. तो अगेन वही हमें जो बेसिकली वे फॉरवर्ड में लिखना है वही चीज़ें लिखनी है कि हाँ भाई ठीक है कि अगर आप ओपन कन्फ्लिक्ट ले लेते हो टर्की के साथ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा, और टर्की को एक्सक्लूड करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है. अनवाइज है क्योंकि टर्की जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट शेयर करता है मेडिटेरेनियन सी के साथ और बहुत बड़ी पावर भी है. मेडिटेरेनियन एरिया के अंदर तो बहुत ही बड़ी पावर है. और अगर हम टर्की को खुश नहीं रखेंगे तो टर्की के अंदर रिबेलियंस आएंगे और हो सकता है कि जो स्मॉल पावर्स हैं वो कुछ और इशू क्रिएट करें यूरोप में. एक स्ट्रैटेजिकल वे में अगर हम डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एक डिजास्टर डिसीजन होगा. तो EU को एक बैलेंस बनाना चाहिए दोनों ऑप्शंस के बीच में और टर्की को जो उसकी राइट प्लेस है वो देनी चाहिए. क्योंकि अगर हम टर्की का कंसर्न देखते हैं तो टर्की का कंसर्न कहीं ना कहीं सही है. जब इतना बड़ा टर्की है, उसका ये सारा का सारा कोस्ट लग रहा है पानी का, एंड ये छोटा सा ग्रीस है जिसका एक आइलैंड यहाँ पे आ गया, एंड इस आइलैंड के कारण उसका जो EEZ है इतना ज़्यादा कम हो गया, तो उसको जो नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है प्रैक्टिकल रूप से. तो ठीक है टर्की को भी कुछ बातें सही हैं, टर्की की कुछ बातें गलत हैं, तो ठीक है टर्की को उसका राइटफुल शेयर जो है वो हमें दे देना चाहिए जिससे कि एक डिप्लोमेटिक और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन आ सके और जो चीज़ें हैं वो हार्मोनियस वे में चल सके. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड समझ में आ गया होगा टॉपिक. कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. एंड हमारे सिर्फ 55 दिन के करीब रह गए हैं जिसमें कि आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा दिया जाएगा. तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आप इस टाइम पे अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करें एंड क्रैश कोर्सेज का फ़ायदा उठाएं, डेली टेस्ट सीरीज़ करें. और इसके अलावा हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ भी होती है डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की 20 मिनट्स वाली, तो उसको भी आप अरेंज कर सकते हो, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो ताकि आपका स्कोरिंग जो है वो बहुत अच्छी रह सके. तो हमारी एक सब्सक्रिप्शन के अंदर अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं एंड इसके अंदर हमारे जो 7 मुख्य बेनिफिट्स हैं उनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा. अभी हमारे जो कोर्सेज हैं अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे 3 कोर्सेज हैं. एक तो मिशन यूपीएससी 2021 जो कि 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, एक लक्ष्य जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, और एक्सपीडिशन जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है. तो जो हमारा मिशन है वो बायलिंगुअल कोर्स होता है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग किया जाता है. इंग्लिश में चीज़ों को समझाया जाता है, हिंदी में चीज़ों को समझाया जाता है और इंग्लिश में आपको मटीरियल मिल जाता है. सभी में आपको PDF स्टडी मटीरियल, डाउट क्लियरिंग सेशंस, इंटरव्यू की तैयारी, वो सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे करने को मिलेंगी. और जो क्रैश कोर्सेज हैं जो अभी 55 दिन रह गए हैं उसके लिए हमारे क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 14 अगस्त से और 17 अगस्त से. इसके अंदर भी आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस होगा आपका, रिवीजन होगी, टेस्ट होगी, PDF आपको मिलेगा एंड इससे आपकी प्रीलिम्स की जो स्कोरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी. और आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा, चाहे आप 12 मंथ्स का प्लान लें, 24 मंथ्स का प्लान लें. 24 मंथ्स में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है 67% तक, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है अगर आप लॉन्ग टर्म तैयारी की सोच रहे हैं. इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया T20 का जो हमारा डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज है वो 20 मिनट्स का होता है, तो ये 20 मिनट्स आपको डेली इन्वेस्ट करने चाहिए. इससे आपकी डेली करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाती है एंड शॉर्ट में हम सारे करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते ही हैं.
इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी आर्टिकुलेट के नाम से, हमारा यूपीएससी का करंट अफेयर्स का डेडिकेटेड चैनल है, लक्ष्य डेडिकेटेड चैनल है, और अनअकैडमी आर्टिकुलेट का हमारा डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है। इनको आपको सब्सक्राइब करके रखना है सभी तरह की अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही आप हमें फेसबुक पे भी पा सकते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन बाय अनअकैडमी के पेज पे।